दोस्तों, आज हम बात करते हैं एग्रीमेंट की। एक ऐसा शब्द और एक ऐसी जरूरत जो हम सब लोगों के जीवन में, अगर हम कोई व्यवसाय करते हैं, कोई पार्टनरशिप डीड करते हैं या किसी भी संपत्ति को किराए पर देते हैं, तो हमें एक ऐसा एग्रीमेंट, एक ऐसा दस्तावेज लिखना होता है जिससे दोनों पक्ष उस एग्रीमेंट में लिखी हुई शर्तों के अनुसार आगे काम कर सके। इस एग्रीमेंट को, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में समझौतानामा कह सकते हैं, को मुख्यतः 6 भागों में हमने बांटा है। अगर स्टार्टिंग से बात करें तो पहला भाग हम लोग लेंगे जहां पर उस एग्रीमेंट के किस दिन वो एग्रीमेंट लिखा गया, कहां पर लिखा गया, उसके संबंध में दिनांक, माह और वर्ष, इन तीनों का विवरण प्रथम पैरा में या उसके प्रथम भाग में हम सब लोग अंकित करेंगे। उसके बाद आगे पक्षकारों का विवरण, पक्षकारों के विवरण में अर्थात कि किन किन लोगों के मध्य में यह एग्रीमेंट लिखा जा रहा है। जैसे अगर 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां करती हैं या पब्लिक लिमिटेड कंपनियां करती हैं तो उनमें दोनों कंपनी का पूरा विवरण और उन एग्रीमेंट को करने के लिए कंपनी की तरफ से किसको अधिकृत किया गया है, जिसे हम ऑथराइज सिग्नेचरी कह सकते हैं। वो डायरेक्टर भी हो सकता है या कंपनी ने अगर अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में किसी को इसके लिए अधिकृत किया है तो वो व्यक्ति भी हो सकता है। या अगर कोई फर्म प्रोप्राइटरशिप में है तो वहां पर भी जो एग्रीमेंट को लिखने के लिए सक्षम व्यक्ति है उसका नाम उसमें होगा, वो प्रोप्राइटर हो या यहां पर भी किसी को कंपनी या वो प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑथराइज कर सकती है। इन दोनों का विवरण दूसरे पैरे में दिया जाएगा। कई बार क्या होता है, 2 व्यक्तियों को आपस में एग्रीमेंट करना होता है जहां पर ना तो कंपनी है ना प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो वहां पर दोनों व्यक्तियों का पूरा नाम, पिता का नाम और उनका पूरा पता और वो किस हैसियत से उस एग्रीमेंट को कर रहे हैं, वो सारा विवरण उसके अंतर्गत अंकित किया जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। 2 पैरे को कंप्लीट करने के बाद तीसरा आता है उसका उद्देश्य, अर्थात कि जो एग्रीमेंट किया जा रहा है उसका क्या उद्देश्य है। किसी कार्य को करने के लिए किया जा रहा है या कई बार क्या होता है कि एग्रीमेंट टू सेल, किसी संपत्ति को खरीदने बेचने के लिए एग्रीमेंट टू सेल होता है या किसी व्यापार को करने के लिए एग्रीमेंट होता है। उसका पूरा विवरण, उसके नियम शर्तें क्या रहने वाली हैं, क्या उसके दायित्व हैं जो दोनों पक्षों पर एप्लीकेबल होंगे, क्या उसके कार्य करने का तरीका होगा, वो सब उस पैरे में वर्णित किया जाएगा। उसके बाद आती है पेमेंट, धनराशि। किसी कार्य को करने के लिए जिस पर दोनों पक्ष सहमत हैं उस पर क्या धनराशि पक्षों के बीच में तय की गई है, जिसे प्रतिफल हम सब लोग कहते हैं, वो धनराशि उसके बाद अंकित की जाएगी। उस धनराशि को प्रथम पक्ष या द्वितीय पक्ष किस प्रकार अदा करेंगे, ऐसा पूरा विवरण उसमें लिखा जाएगा। उसके बाद आगे एक पैरा इसमें दिया जाएगा कि कई बार क्या होता है कि एग्रीमेंट के पक्षकार जो उसमें नियम शर्तें लिखी गई हैं उनका पालन करने में असफल हो जाते हैं, तो ऐसे में पीड़ित पक्षकार को क्या अधिकार होगा यह उसमें वर्णित होगा। वो उसमें आर्बिट्रेशन एक्ट के क्लोज डाल सकते हैं या पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार क्षतिपूर्ति की जाए, वो धनराशि के माध्यम से हो सकती है या अन्य किसी भी प्रकार से हो सकती है, वो उसमें वर्णन दिया जाएगा। इसके बाद महत्वपूर्ण है कि उसकी समयावधि क्या हो। कोई भी कार्य या एग्रीमेंट जिसके माध्यम से हम कर रहे हैं उस एग्रीमेंट की समयावधि क्या होगी, ऐसा विवरण उसके नेक्स्ट पैरा में अंकित किया जाएगा। उसके बाद अंत में दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर होंगे, प्रथम पक्ष के भी और द्वितीय पक्ष के भी। और उसके बाद यदि संभव है तो सबसे नीचे उस एग्रीमेंट के एग्जीक्यूट होते समय जो गवाह वहां उपस्थित है उन गवाहों के हस्ताक्षर वहां पर होंगे। इस प्रकार ये पूरा एग्रीमेंट एक तैयार हम कर सकते हैं। अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज जो हम सब लोगों को ध्यान देने योग्य है वो यह है कि एग्रीमेंट जो हो वो ऐसे किसी भी कानूनी कार्य के लिए हो जो गैर कानूनी ना हो, अर्थात ऐसा कोई भी कार्य जिसे कानूनी रूप से हम एग्जीक्यूट करा सके। यानी कि अगर एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट को दोनों पक्ष में से कोई एक पक्ष फॉलो नहीं करता है तो दूसरा पक्ष विधिक रूप से कोर्ट के माध्यम से उसे अगर एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करा सकता है। केवल ऐसा एग्रीमेंट ही लॉफुल होगा। अगर ऐसा एग्रीमेंट हम नहीं करते हैं या हम कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जो
गैर कानूनी हो कि हमने दो व्यक्तियों ने एग्रीमेंट किया कि हम इस दिनांक को वहां पर चोरी करेंगे और उस चोरी से मिलने वाले धन को हम दोनों आधा बांटेंगे, तो यह एग्रीमेंट गैर कानूनी है और कानूनी रूप से इसे मान्यता प्राप्त नहीं है। उदाहरण के लिए, दो व्यक्ति अगर किसी व्यवसाय के संबंध में कोई एग्रीमेंट करते हैं, पार्टनरशिप के संबंध में कोई एग्रीमेंट करते हैं, या किसी सामान के खरीद फरोख्त के संबंध में कोई एग्रीमेंट करते हैं, किसी संपत्ति को खरीद फरोख्त के संबंध में कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो इस प्रकार के जो एग्रीमेंट है वो सारे विधि द्वारा परिवर्तनीय है। यानी अगर पीड़ित पक्षकार चाहे तो न्यायालय के माध्यम से अपने उस एग्रीमेंट को फॉलो करा सकता है।